Hello students, once again you are most welcome in my class। कक्षा 12 के छात्रों को आज मैं पढ़ाने वाला हूं विवर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्रैक्शन। यह भी वेव ऑप्टिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो बराबर परीक्षाओं में पूछा जाता है। बच्चों, डिफ्रैक्शन हम समझेंगे कि जब तरंगों के मार्ग पर कोई अवरोध, ऑब्स्टेकल अथवा नैरो ओपनिंग, स्मॉल छिद्र आ जाता है, तो उस नैरो छिद्र से तरंगों का मुड़ जाना ही क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। आपने देखा होगा घरों में हमारे कहीं पे यदि कोई छिद्र है, जब प्रकाश उस छिद्र से अंदर आता है तो आप देखेंगे कि प्रकाश एक चौड़ी पट्टी के रूप में आता है। छिद्र हमारा छोटा होता है, लेकिन प्रकाश जब अंदर पहुंचता है तो बड़ी पट्टी के रूप में पहुंचता है। और जिस पे आप देखेंगे कि हमने टिंडल इफेक्ट का हमने एग्जाम्पल आपको केमिस्ट्री में बताया होगा कभी, कि उसमें जो है धूल के कण जो है बहुत ज्यादा जो है अनियमित तरीके से क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो ये कंडीशन आपकी जो है डिफ्रैक्शन की कहलाती है। और जो उसमें कण मूवमेंट करते हैं उसको हम किस में एग्जाम्पल देते हैं? टिंडल इफेक्ट में। तो बच्चों आइए देखते हैं। एक स्मॉल छिद्र है बच्चों, हमारे पास एक स्मॉल छिद्र है जिसको हम ऑब्स्टेकल कह रहे हैं बच्चों। ये है, ठीक है, ठीक, एक स्मॉल छिद्र है ए और बी। अब ये कोई सोर्स है बच्चों जहां से तरंगें निकल रही हैं। जब तरंगें इस सोर्स से निकलते हुए इस छिद्र के पास, इस नैरो ओपनिंग से गई, तो देखेंगे बच्चों हम इस तरीके से गई तो प्रकाश तरंगें क्या होगी, इस छिद्र से मुड़ करके इस तरीके से मुड़ गई प्रकाश की तरंगें। और जहां पर हमें एक पर्दे पर ये प्राप्त हो रही हैं, ये जो XY पर्दा है, यहां पर हमें जो चौड़ी पट्टी, यहां पर जो है तरंगों का मुड़ जाना, इस छिद्र से के दोनों किनारों से मुड़ जाना, ये हमें C और D प्राप्त हुई बच्चों, ठीक है। तो यहां पर जो है ये जो प्रकाश होता है, इस C और D पर हमें जो है पूर्ण प्रकाश दिख रहा है। C और D पर क्या दिख रहा है? पूर्ण प्रकाश। लेकिन C और D के दोनों साइड पे हमें जो है अंधकार में कुछ प्रकाश दिखता है, ठीक है, आंशिक रूप से प्रकाश दिखता है, जहां पर हमें जो है C और D के दोनों ओर हमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें क्या होती हैं? प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो प्रकाश तरंगों का या तरंगों का किसी अवरोध अथवा नैरो ओपनिंग, सूक्ष्म छिद्र से मुड़ जाना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। बच्चों, जो प्रकाश का जो विवर्तन है, विवर्तन में जो छिद्र का जो चौड़ाई होती है, छिद्र की जो चौड़ाई होती है, चौड़ाई के क्रम में ही प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य का जो क्या होना चाहिए? क्रम होना चाहिए। माना छिद्र की जो चौड़ाई, माना सपोज यहाँ पे ये छिद्र की चौड़ाई D है, तो D तरंग दैर्ध्य मतलब आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के क्या क्रम में होना चाहिए? जो D का जो क्रम होना चाहिए उस किसके क्रम में? इस सोर्स से निकलने वाली प्रकाश की तरंग दैर्ध्यों के क्रम में होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे हमने कहा, हमने एक सोर्स लिया है, प्रकाश सोर्स लिया है। इस प्रकाश सोर्स से हमारी तरंगें निकल रही हैं, प्रकाश तरंगें निकल रही हैं। और ए भी एक छिद्र है, एक नैरो ओपनिंग है, जिससे प्रकाश क्या हुआ? इस छिद्र से गुजारा गया। तो छिद्र से गुजारने पर हम देखते हैं कि इस छिद्र के दोनों किनारों से प्रकाश क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। और पर्दा XY हमारे पास है। इस XY पर हमें C और D क्या होता है? यहाँ पर पूर्ण प्रकाश दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर जो है C और D के दोनों ओर हमें आंशिक रूप से प्रकाश दिखा, अंधकार में सूक्ष्म प्रकाश दिखता है, जहां पर जो है दोनों ओर क्या बनती हैं? दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बनती हैं। दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों का बनना ही ये क्या कहलाता है? प्रकाश का जो विवर्तन प्रारूप हमें यहाँ पे क्या होता है? प्राप्त होता है। यहाँ पर हमें क्या हो रहा है? प्रकाश का विवर्तन प्रारूप प्राप्त होता है, ठीक है बच्चों। तो मैंने कहा कि जो छिद्र का जो चौड़ाई है, छिद्र की जो चौड़ाई का क्रम है, वो सोर्स से निकलने वाले प्रकाश के तरंग दैर्ध्यों के क्रम में होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों अब इसी से संबंधित मैं आपको समझाता हूँ, ध्वनि का विवर्तन समझाता हूँ। ध्वनि का विवर्तन, ठीक है बच्चों, ध्वनि का विवर्तन। ध्वनि का विवर्तन हम आसानी से समझ सकते हैं।
जो ध्वनि तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 1 मीटर के बराबर होती है। जो लैम्डा होता है ध्वनि तरंगों में, ध्वनि तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य होती है, ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य 1 मीटर के बराबर होती है। ठीक है। और जो दरवाजे और खिड़कियां होती हैं उनकी बीमाएं भी क्या होती हैं, 1 मीटर के बराबर होती हैं। तो हमने प्राय देखा होगा कि जब हम कमरे के अंदर बात कर रहे होते हैं तो बाहर खड़ा व्यक्ति जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं वो हमारी क्या होता है, बातें सुन लेता है। अर्थात जो खिड़की और दरवाजे के किनारों से ध्वनि का विवर्तन आसानी से हो जाता है, जिसके कारण जिस व्यक्ति को हम नहीं देख पा रहे हैं वो व्यक्ति भी हमारी गपें, हमारी बातें सुन ले रहा है। ये कहलाता है ये है ध्वनि का विवर्तन। आप समझ रहे होंगे कि ध्वनि तरंगों का छिद्रों से, किनारों से, दरवाजे में और खिड़कियों में जो छिद्र हैं या किनारे हैं वहां से मुड़ जाना और बाहर खड़े व्यक्ति का उन बातों को सुन लेना, ये ध्वनि विवर्तन का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। अब है प्रकाश का विवर्तन। अब प्रकाश का विवर्तन क्या होता है बच्चों? प्रकाश का विवर्तन को हम प्रयोगशाला में किस तरीके से हम इसको समझेंगे कि प्रयोगशाला में प्रकाश के विवर्तन को समझने के लिए एक कांच की जो पतली प्लेट है, कांच की पतली प्लेट पर, कांच की जो पतली प्लेट है बच्चों, विवर्तन को समझने के लिए कांच की एक पतली प्लेट है और जिस पर जो है काला पेंट किया गया है। ठीक है। इस विवर्तन की घटना को समझने के लिए प्रयोगशाला के माध्यम से हम समझेंगे कि जो है प्रयोगशाला में माना कांच की एक पतली प्लेट हमारे पास है, ठीक है, जिस पर हमने काला पेंट लगाया है। ठीक है। और इस काले पेंट से हमारे पास जो ब्लेड होती है, रेजर जो ब्लेड होती है, उस ब्लेड से हम क्या करते हैं, एक पतली रेखा खींचते हैं यहाँ पे इस तरीके से, इस प्लेट। ठीक है। एक पतली रेखा हमने इससे खींची, इस तरीके से हमने खींची बच्चों, तो क्या होता है कि यहाँ पर इसके ठीक 1 मीटर की दूरी पर हमने एक ऊर्ध्वाधर स्टैंड होता है बच्चों, हमारे पास एक ऊर्ध्वाधर स्टैंड होता है और ऊर्ध्वाधर स्टैंड पर हमारे पास जो है एक लैंप का जो तंतु है, वो लैंप का जो तंतु है हमारे पास बच्चों इस तरीके से एक लैंप का तंतु है। ठीक है। ये लैंप का तंतु है जो इस प्लेट के से 1 मीटर दूरी पर ऊर्ध्वाधर दिशा में रखा गया है और एक दूसरे के समांतर है। ठीक है। अब यहां से जो है बच्चों इस प्लेट के दूसरे सिरे पर जो है हमारी आंख है, आंख से जो है हम यहां से जो है आंख से हम इस प्लेट को जब देखेंगे इधर से तो हमें प्रकाश का विवर्तन का प्रारूप प्राप्त हो जाता है। यहां से देखने पर जब हम इस प्लेट को यहां से देखेंगे तो देखने पर किसको देखेंगे हम, जब उस तंतु को देखेंगे तो हमें प्रकाश का लैंप का जो तंतु न दिखाई दे करके हमें क्या दिखाई देता है, हमें दिखाई देता बच्चों इस तरीके का एक श्वेत चौड़ी पट्टी, जिस पर जो है विभिन्न प्रकार के कलर की जो है पट्टियां दिखाई देती हैं, जिनकी जो तीव्रता है वो घटते हुए क्रम में होती है। देखिए यहाँ पे चौड़ी चौड़ी इस जो श्वेत जो चौड़ी पट्टी हमें प्राप्त होती है उसमें दोनों ओर से जो है अलग अलग कलर, विभिन्न कलरों की तीव्रताएं जिनकी जो है अधिक से कम की ओर हो रही है, यहाँ पे इस तरीके से हमें क्या होता है प्राप्त होती हैं। तो प्रकाश का ये जो है प्रकाश का क्या कहलाता है यहाँ पे, ये विवर्तन। इस प्रकार से हमें जो है ये तंतु न दिख करके आंख से देखने पर हमें ये तंतु प्राप्त न होता है, न होकर के हमें जो है चौड़ी पट्टी, श्वेत चौड़ी पट्टी में विभिन्न रंगों की जो पतली पतली पट्टियां दिखाई देती हैं, जिनकी जो तीव्रता क्या होती है दोनों साइड से घटते हुए क्रम में होती है। ठीक है। इस प्रकार का प्रारूप हमें प्राप्त होता है। ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जितनी पतली रेखा ब्लेड के द्वारा हम यहाँ पे खींचेंगे
उतना ज्यादा हमें प्रकाश का विवर्तन हमें देखने को प्राप्त होगा। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको बताया कि जो ऑब्स्टेकल होता है, जो ध्वनि जो छिद्र होता है, इस छिद्र की जो बीमा का जो क्रम होता है, चौड़ाई का जो क्रम होता है, वो आपतित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के क्रम में होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये है हमारा प्रकाश का विवर्तन। आपने समझा किसके माध्यम से? प्रयोगशाला के माध्यम से। ये प्रयोग आप घर में भी कर सकते हैं बच्चों। इस तरीके से आप किसी कांच की प्लेट पर एक ब्लैक जो है काला पेंट लगा करके उस प्लेट को ब्लेड से बारीक एक लाइन खींचेंगे उसके बीचों बीच, और उसके समांतर ऊर्ध्वाधर में एक लैंप का तंतु आप रखेंगे। ठीक है, और दूसरे साइड से, चूंकि कांच की प्लेट के एक साइड पे हमने क्या लगा रखा है? काला पेंट लगा रखा है। तो दूसरे साइड से हम क्या करेंगे? उसको देखेंगे। तो देखने पर हमें जो है वो तंतु न दिखाई देकर के हमें एक श्वेत प्रकाश का पुंज दिखाई देता है। श्वेत प्रकाश की एक चौड़ी पट्टी दिखाई देती है, जिसपे विभिन्न कलरों के जो है, विभिन्न रंगों के चौड़ी पट्टियां दिखाई देती हैं, जिनकी तीव्रता क्या होती है? घटते क्रम में होती है। ठीक है, और दोनों साइड से हमें दिखता है। ये प्रकाश के विवर्तन का जो है प्रारूप है, और जिसमें जो है प्रकाश के छिद्र का जो चौड़ाई का जो क्रम है, ठीक है, वो प्रकाश के आपतित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के क्रम में होनी चाहिए। ये क्लियर हो गया। अब बच्चों हमारा है एकल झिल्ली प्रयोग, एकल झिल्ली का विवर्तन। एकल झिल्ली विवर्तन, एकल झिल्ली विवर्तन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। बच्चों सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन क्या होता है? एकल झिल्ली पर विवर्तन, एकल झिल्ली पर विवर्तन। एकल झिल्ली पर विवर्तन होता है कि प्रकाश को एकल झिल्ली मतलब एक छिद्र से, एकल झिल्ली विवर्तन मतलब प्रकाश का क्या होना? एक छिद्र से क्या होना? एकल झिल्ली मतलब एक छिद्र से क्या होना? विवर्तित हो जाना। वो घटना हमारी क्या कहलाती है? वो कहलाती है एकल झिल्ली विवर्तन। बच्चों इसमें क्या करते हैं? देखिए, एक हम इसमें लेते हैं, सबसे पहले एक उत्तल लेंस लेते हैं L, इसको हमने L1 बोला। अब देखिए बच्चों, एक इसके इस लेंस के प्रथम फोकस पर एक सोर्स है तरंगों का, जो सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है मान के चलिए। इस सोर्स ऑफ लाइट से हम क्या करते हैं? जब प्रकाश किरणों को इंसिडेंट करते हैं, ठीक है, किस पर? लेंस पर। तो फोकस से, प्रथम फोकस से, इस सोर्स से जब प्रकाश किरणों का जो है हम आपतन इंसिडेंट करते हैं, किस पे? लेंस पे आपतित करते हैं, तो ये क्या हो जाता है? ये समांतर हो जाती हैं। ये आपने पढ़ा हुआ है, ये क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जब ये प्रकाश पड़ा तो एक छिद्र पर पड़ा, एक एकल झिल्ली। देखिए, एकल झिल्ली प्रयोग मतलब एक छिद्र है, एक स्लिट है हमारे पास, एक स्लिट है, और ये स्लिट की जो चौड़ाई है वो है हमारे पास, स्लिट की चौड़ाई है, यहां पर आप देखेंगे तो स्लिट की चौड़ाई A है। स्लिट की चौड़ाई क्या है? A, स्मॉल a। ठीक, अभी मैं आपको बता रहा हूं। जब प्रकाश किरणें लेंस पर पड़ी, प्रथम फोकस से लेंस पर इंसिडेंट करी, तो वो क्या होगी? समांतर होगी। और समांतर होने के फलस्वरूप ये छिद्र से गुजारा गया जब इनको, तो क्या होता है? छिद्र से गुजारने पर यहाँ पर जो है कुछ प्रकाश देखेंगे आप। जब देखेंगे यहाँ पे हमने जो है एक लेंस और रखा है, दूसरा L2 हमने यहाँ पे एक लेंस पर जो हमने और रखा है यहाँ पे L2, ये भी उत्तल लेंस है। जब चूंकि छिद्र का जो कितनी चौड़ी है, ये A मीटर चौड़ी है, मतलब A, इसकी जो चौड़ाई है A है। ठीक है,
जब प्रकाश यहाँ पे पड़ा तो यहाँ पर देखिए, जब समांतर प्रकाश की किरणें जब लेंस पर पड़ रही हैं तो आप जानते हैं ये जो है कहाँ चली जाती है, प्रथम फोकस पर एकत्रित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पर्दा है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास एक पर्दा है जहाँ पे हम जो है प्रकाश को प्राप्त, विवर्तन प्रारूप को क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। ये एक्स और वाई है। ठीक है, तो देखेंगे ये कहाँ पे प्राप्त हुआ, ओ पर, इस एक्स वाई का जो मध्य बिंदु है ओ पर। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे यदि प्रकाश किरण हमारा ये जो है सीधे मुख्य अक्ष है, प्रकाशिक केंद्र सी है, ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, फिर जो है ये प्रकाशिक किरण यहाँ पे ये मुख्य अक्ष से होते हुए सीधे और सीधे जो है बच्चों हमें प्राप्त हो रहा है इस तरीके से। यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो गया, उच्चिष्ट प्राप्त हो गया। देखिए जब सोर्स से प्रकाश किरण जो है छिद्र से गुजारा गया, स्लिट से, लेंस के द्वारा छिद्र से गुजारा गया, तो हमें जहाँ पे प्राप्त हो रहा है, जहाँ पे हमें उच्चिष्ट प्राप्त हो रहा है, केंद्रीय उच्चिष्ट इसको हम कहेंगे, केंद्रीय उच्चिष्ट हमें ओ पर प्राप्त हो रहा है। कहाँ पे प्राप्त हो रहा है, ओ पर। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने कहा प्रकाश का विवर्तन, जब प्रकाश को किसी अवरोध से अथवा किसी छिद्र से गुजारा जाता है। अब इस छिद्र की चौड़ाई कितनी है, ए है, इस छिद्र की चौड़ाई कितनी है, ए। जब हमने इससे गुजारा तो ये जो है हल्के जो है एंगल में यहाँ पे विवर्तन हो गया, इसका क्या हो गया बच्चों, विवर्तन हो गया। ठीक है, इस तरीके से थीटा कोण पर, ये कौन से एंगल में, थीटा कोण पे विवर्तित हो गया। और विवर्तन होने के फलस्वरूप हमें प्राप्त हुआ बच्चों, यहाँ पे इसका विवर्तन हुआ, फिर इसका अपवर्तन हो गया, यहाँ से हमें इस तरीके से ये जो है प्राप्त हुआ, यह P। यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, निम्निष्ठ प्राप्त हुआ, मतलब अदीप्त फ्रिंज प्राप्त हुई, और यहाँ पे दीप्त फ्रिंज प्राप्त हुई सेंटर पे, ओ पे। ठीक है बच्चों, तो बोलने का मतलब है, देखिए प्रकाश का, जब किसी प्रकाश को किसी छिद्र से अथवा नैरो ओपनिंग से गुजारा जाता है तो प्रकाश का क्या हो जाना, मुड़ जाना, प्रकाश का मार्ग से, प्रकाश का उन छिद्रों से मुड़ जाना, ये मुड़ गई और थीटा एंगल पे विवर्तन हुआ इसका, और थीटा एंगल पे विवर्तन होने के बाद ये कहाँ पे मिली, पी पर मिली। तो यहाँ पर इनकी तीव्रताएं जो होती हैं ये समान कला में नहीं होती, ये कौन सी कला में होती है, विपरीत कला में होती हैं, जहाँ पर इनकी तीव्रताएं क्या है, समान नहीं है, कम है। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होती है, अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। ठीक है, तो देखिए इस छिद्र से, इस स्लिट से और यहाँ की जो दूरी, पर्दे की दूरी है वो है डी, और आप देख रहे हैं छिद्र की चौड़ाई क्या है, ए है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, अब हमें यहाँ पर जो है दो प्रकार की चीजें प्राप्त हो रही हैं, हमें प्राप्त हो रही हैं, एक तो हमें केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त हुआ, जिसको मैक्सिमा बोल रहे हैं, सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा प्राप्त हुआ, जहां पर हमें जो है क्या प्राप्त हो रही है, दीप्त प्राप्त हो रही है, केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त हो रहा है, जहां पर हमें जो है प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे जो विवर्तन का जो प्रारूप आप देखेंगे तो देखेंगे बच्चों, यहाँ पे इस पर्दे पर हमें जो है एक्स डैश वाई डैश पर जो विवर्तन प्राप्त हो रहा है, इस तरीके से विवर्तन प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर जो है हमें इस तरीके से ये प्राप्त हुआ ऊपर, फिर जो है इस तरीके से ये द्वितीयक, यहाँ पर जो है द्वितीयक विवर्तन प्राप्त हो रहा है, तृतीयक विवर्तन इस तरीके से यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, मतलब यहाँ घटते क्रम में। ठीक है, इस तरीके से घटते हुए क्रम में यहाँ पर भी देखेंगे आप, हमें जो है यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमें ये प्राप्त हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों हमने ये दिखाना है, यहाँ P पर हमें क्या प्राप्त हुआ, अदीप्त प्राप्त हुआ, P पर हमें क्या प्राप्त हुआ, अदीप्त प्राप्त हुआ। ठीक है, P पर हमें क्या प्राप्त हुआ, अदीप्त प्राप्त हुआ। तो ये इस तरीके से जो है हमें एक तो केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त हुआ, दूसरा केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त हुआ, फिर हमें निम्निष्ट प्राप्त हुआ, फिर जो है हमने द्वितीय उच्चिष्ट प्राप्त हुआ, फिर जो है हमने निम्निष्ट प्राप्त हुआ। इस तरीके से बच्चों हमें क्या होते हैं, उच्चिष्ट प्राप्त हो रहे हैं। अब देखेंगे इसमें केंद्रीय उच्चिष्ट का मतलब, जहां पे मैंने कहा कि प्रकाश के विवर्तन के फलस्वरूप जहां पर प्रकाश हमें प्राप्त हुआ, वहां पर हमें जो है, जहां पर प्रकाश हमें गया, तो वहां पर एक तो हमें क्या हो रहा है, दीप्त फ्रिंज से प्राप्त हो रही है, हमें पूर्ण प्रकाश दिख रहा है, लेकिन उस पूर्ण प्रकाश का जो एरिया है उसके दोनों साइड हमें जो है क्रमशः दीप्त और अदीप्त फ्रिंज से प्राप्त हो रही है। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमें जो है जो केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त हुआ और P पर हमें जो है अदीप्त प्राप्त हुआ।
केंद्र यहाँ पे दीप्त केंद्रीय जो दीप्त उच्चिष्ट है, दीप्त जो फ्रिंचेज है यहाँ पे प्राप्त हुई, और पी पर हमें जो है अदीप्त फ्रिंच प्राप्त हुई। तो पी पर हम अदीप्त फ्रिंच के लिए देखिए बच्चों, हम इस ए बी कोई छिद्र है हमारे पास, ए और बी कोई छिद्र है, इसकी जो चौड़ाई क्या है, ए है। तो इस ए बी से हम बच्चों इस पर क्या खींचते हैं, एक लंब खींचते हैं। किस पे, इस ए से थीटा एंगल पर हम जो है बी पी पर ए क्या खींचते हैं, लंब खींचते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये भी किस एंगल पे, थीटा एंगल पे बच्चों। एक हमने लंब खींचा, ये हमारा जो है लंब हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी एन, यहाँ पे हमने जो है खींचा एन, यहाँ पर जो लंब खींचा इस पे वो है आपका बी एन, लंब खींचा। ठीक है, अब यहाँ पर केंद्रीय उच्चिष्ट जो हमें निम्निष्ठ प्राप्त हो रहा है, निम्निष्ठ मिनिमम, जो मिनिमा प्राप्त हो रहा है यहाँ पे बच्चों, ये मिनिमा हमें पी पे प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर बोलने का मतलब है कि विवर्तन के फलस्वरूप ए से पी तक पहुंचने वाला और बी से पी तक पहुंचने वाले जो प्रकाश की जो तरंगे हैं वो समान रूप से नहीं पहुंचती हैं, बल्कि इनमें जो है इनकी जो कला होती है वो समान नहीं होती है। ये जल्दी पहुंच गई, ये दूर देर में पहुंचती, मतलब यहाँ पे कला क्या होगी, शून्य हो गई। ठीक है, यहाँ पर तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। जहां पर हमें जो है तीव्रता शून्य प्राप्त होगी वहां पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, अदीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो लैम्डा होगा बच्चों, यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पर यदि हम ये माना जो तरंग दैर्ध्य है, यहाँ पे हम पथांतर निकाल रहे हैं, जो पथांतर निकाल रहे हैं डेल्टा बराबर, ठीक है, प्रकाश तरंग का ए से पी तक पहुंचने तथा बी से पी तक पहुंचने में पथांतर जो होगा वो डेल्टा बराबर हो जाएगा बच्चों। जो पथांतर हो जाएगा वो डेल्टा हो जाएगा, डेल्टा बराबर, ये पथांतर हम निकालेंगे, ये वाला जो पथांतर बी एन है, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा। अब हम किस पे लेते हैं डेल्टा बराबर, डेल्टा हमने निकालना है तो हम लेते हैं त्रिभुज ए बी ए एन में, त्रिभुज बी ए एन में, त्रिभुज बी ए एन में साइन थीटा लेंगे हम, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब हमारा बी एन है और कर्ण हमारा जो है क्या है, ये है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये वाला। ठीक है, तो हमारा ये कर्ण हो जाएगा आपका ए। ठीक है, चूंकि इसकी चौड़ाई क्या है, ए बी, और ए बी हमारा क्या है, बी एन, थीटा बराबर बी एन, ए साइन थीटा बराबर बी एन के। तो मतलब यहाँ पे जो पथांतर होगा वो पथांतर हमें कैसे प्राप्त हो रहा है, ये जो पथांतर हमें प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है, माना इसका जो पथांतर डेल्टा बराबर हमारा हो जाएगा ए साइन थीटा, और ये पथांतर माना सपोज किसके बराबर है, लेम्डा के, तो हमारा हो जाएगा ए साइन थीटा बराबर लेम्डा। ठीक है, अब ये किसकी बात हो रही है, ए और बी की। यदि हम इसके बीच में इसको मानते हैं, ए बी के बीच में जो है एक सी है जो इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, अर्थात ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी के, तो ये हो जाएगा ए सी आपका हो गया ए सी बराबर बी सी, मतलब ए बाई 2 हो गया। तो यहाँ पर जो कालांतर हो जाएगा, यहाँ पर जो कालांतर हो जाएगा ये हो जाएगा 2 पाई बटे लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 2। क्योंकि यहाँ पर जो पथांतर है हमारा, वो पथांतर बच्चों आप देख रहे हैं, यहाँ पर पथांतर जो है क्या है, मैंने कहा लैम्डा, ए साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, लैम्डा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2, ए से सी तक क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2, यहाँ से यहाँ तक क्या है, लैम्डा है, तो ये हो जाएगा ए से सी तक जो पथांतर हो जाएगा वो लैम्डा बाई 2, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, पाई, कालांतर क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें जो यहाँ पे निम्निष्ठ प्राप्त होगा, यहाँ पर जो हमें निम्निष्ठ प्राप्त होगा किस पे, बिंदु पी पर जो निम्निष्ठ प्राप्त होगा उसके लिए जो पथांतर होगा, पथांतर बराबर डेल्टा बराबर हो जाएगा ये हमारा
डेल्टा बराबर हो जाएगा 2 लैम्डा, ठीक है, 3 लैम्डा। इस तरीके से जो है हमें यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमें प्राप्त हो जा रहा है लैम्डा 2 लैम्डा, ठीक है, प्राप्त होंगे, दिशाओं में क्या होंगे, यहाँ पर प्राप्त होंगे। ठीक है, उसी प्रकार से बच्चों द्वितीय जो है निम्निष्ठ हमें जो है प्राप्त हो रहा है। द्वितीय जो उच्चिष्ट प्राप्त हो रहा है बच्चों हमें, पहला तो हमने जो है यहाँ पे निकाला, एक निकाला हमने निम्निष्ठ निकाला हमने, पी पर क्या प्राप्त हुई हमें, अदीप्त फ्रेंच प्राप्त हुई। फिर जो है फिर हमें द्वितीय उच्चिष्ट प्राप्त हो रहा है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से हमें क्या हो रहा है, द्वितीय उच्चिष्ट प्राप्त हुआ। और द्वितीय उच्चिष्ट प्राप्त करने के लिए हमें जो है, द्वितीय उच्चिष्ट प्राप्त करने के लिए हमारे पास जो बच्चों द्वितीयक उच्चिष्ट उच्चिष्ट प्राप्त करने के लिए हमारे पास हो जाएगा ए साइन थीटा बराबर हो जाएगा लैम्डा बाई 2, ठीक है, या हम कहेंगे 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2। द्वितीय उच्चिष्ट प्राप्त करने के लिए हमें क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पर ये हो जाएगा ए साइन लैम्डा, इसको बोलेंगे 2n1 + 1 अपॉन लैम्डा बाई 2। तो अर्थात यहाँ पे जो चौड़ाई प्राप्त होगी हमें द्वितीय उच्चिष्ट प्राप्त करने के लिए, हमारे पास जो है द्वितीय उच्चिष्ट प्राप्त करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, AP माइनस BP, AP माइनस BP, BP माइनस AP, BP माइनस AP, BP माइनस AP यदि हम घटाएंगे तो ये हो जा रहा है A साइन थीटा, हमने बच्चों जो निकाला, A साइन थीटा हमने निकाला +1 हमारा हो गया उच्चिष्ट प्राप्त हो गया। तो इसी प्रकार से बच्चों हमारा जो है केंद्रीय उच्चिष्ट यहाँ पे प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा जो केंद्रीय उच्चिष्ट हुआ वो सीधे हमारा जो है निकल गया। केंद्रीय उच्चिष्ट जो प्राप्त कर रहे हैं हम लोग, वो कर रहे हैं बच्चों, केंद्रीय उच्चिष्ट की जो चौड़ाई हमें प्राप्त हो रही है वो केंद्रीय उच्चिष्ट हमारा O है। केंद्रीय उच्चिष्ट की जो चौड़ाई है, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई हमें कहां पे प्राप्त हो रही है, O पर। तो O पर जो है हमें दोनों ओर, इस साइड भी प्रथम निम्निष्ठ, देखिए प्रथम निम्निष्ठ, और ये देखिए केंद्रीय उच्चिष्ट प्रथम ऊपर साइड भी और नीचे साइड भी, दोनों साइड में जो है निम्निष्ठ, प्रथम निम्निष्ठ पर हमें क्या हो रही है, केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त हो रही है। वो कहां पे हो रही है, O पर। देखिए S से गया, S से सोर्स से गया, छिद्र से होते हुए जो सीधे निकल गई हमारी, ठीक है, लेंसों के सहारे से, वो O पर हमें प्राप्त हो रही है। तो केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों प्रथम निम्निष्ठों के बीच में जो प्राप्त हो रहा है उसको कह रहे हैं हम केंद्रीय उच्चिष्ट। तो केंद्रीय उच्चिष्ट का बच्चों हमारे पास जो है ये हो जाएगा A साइन थीटा 1। ये इसका जो अर्ध चौड़ाई है, इस केंद्रीय उच्चिष्ट की जो अर्ध चौड़ाई है उसको हम यदि केंद्रीय उच्चिष्ट की, यदि केंद्रीय उच्चिष्ट की अर्ध चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की जो अर्ध चौड़ाई है बच्चों वो है हमारे पास y1 है, सपोज y1 है। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है केंद्रीय उच्चिष्ट की अर्ध चौड़ाई y1 है। तो बच्चों हमारा जो है A साइन थीटा 1 बराबर हो जाएगा लैम्डा के, इसलिए साइन थीटा 1 बराबर लैम्डा अपॉन A के। और थीटा 1 किसके है, चूंकि कोण हमारे जो है सूक्ष्म है, ये थीटा 1 जो कोण है ये क्या है, बहुत ही सूक्ष्म है। ठीक है, तो बच्चों दूसरा जो है, यदि हम इसकी बात करें, इसकी चौड़ाई यदि हम y1 मान रहे हैं, इस केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई हम y1 ले रहे हैं, तो y1 बराबर हमारा हो जाएगा ये साइन थीटा 1 बराबर हो जाएगा, ये माना सपोज चौड़ाई y1 बटे क्या हो जाएगी d। ठीक है, तो साइन थीटा 1 बराबर y1 बटे d। ठीक है, और थीटा साइन थीटा 1 बराबर समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है।
दोनों चीजें सेम है, यदि हम इसको बराबर कर देते हैं तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन ए इज इक्वल टू y1 बटे डी। तो बच्चों डी लैम्डा अपॉन ए बराबर क्या हो जाएगा y1। अब चूंकि जो केंद्रीय उच्चिष्ट है वो केंद्रीय उच्चिष्ट हमारा 2y1 है। केंद्रीय उच्चिष्ट की जो चौड़ाई है, केंद्रीय उच्चिष्ट की जो चौड़ाई है, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई क्या है 2y1, अर्थात 2 इंटू y1 की वैल्यू हमने निकाल दी डी लैम्डा बटे ए। ए मीन्स चौड़ाई, चाहे डी बोलो चाहे ए बोलो, ठीक है। तो ए मीन्स दोनों छिद्रों के बीच की जो चौड़ाई है वो ए है, और पर्दे से छिद्र के बीच की जो पर्दे से मतलब छिद्र से पर्दा जहां पे हमें प्राप्त हो रहा है, विवर्तन प्रारूप प्राप्त हो रहा है, उसकी डिस्टेंस क्या है डी है। ये मैंने आपको बताया था, ये डिस्टेंस क्या होगी डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये निकल गया हमारा केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई 2 डी लैम्डा अपॉन ए, ठीक है बच्चों। तो ये जो है हमें प्रारूप प्राप्त हो रहा है, ये विवर्तन प्रारूप हो गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।